सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की योजनाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने चल रही और साथ ही आगामी योजनाओं का ब्यौरा पेश किया। बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों के विकास कार्य जनहित और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति जैसी परियोजनाओं की प्रगति पर गहन समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जनता को प्रत्यक्ष लाभ देने वाली परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में नगर विकास मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज पीडीए यानी परिवार विकास अथॉरिटी के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वही लोग कभी दंगे भड़काते थे और हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते थे। वो लोग कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव में बाधा डालते थे। जब दंगे होते थे, अलीगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में हिंसा भड़कती थी, तब ये लोग पीड़ित हिंदू, दलितों और पिछड़ों के पक्ष में नहीं बोलते थे। केवल बीजेपी उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष फैसला देने वाले न्यायाधीशों को धमकी दी जाती है, चुनाव आयोग पर अपेक्ष लगाए जाते हैं और ये वही लोग हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता बनाने की साजिश रचते हैं ताकि भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सके। सीएम योगी ने जोर देकर कहा है कि ऐसी ताकतों के खिलाफ डबल इंजन की सरकार मजबूती से खड़ी है और आज कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी सुरक्षा की नीति लागू। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा और जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिना सूचना गायब 7 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त होंगे। कार्यों के प्रति लापरवाही पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झांसी में तैनात डॉक्टर मुकुल मिश्रा लंबे समय से गैर हाजिर हैं, तो वहीं बदायूं में भी डॉक्टर अभिषेक शाह 2023 से लगातार अनुपस्थित हैं और वहीं बाजार शुक्ल न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकास मिश्रा भी गैर हाजिर हैं और जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकलेश शर्मा भी बर्खास्त होंगे और वहीं बरेली के भी डॉक्टर इस दौरान
बर्खास्त किए जाएंगे। हाथरस के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रफी भी गैर हाजिर थे। इसके साथ ही गैर हाजिर डॉक्टरों को इस सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिना सूचना गायब 60 डॉक्टर सेवा से अब बर्खास्त किए जाएंगे। 15 अगस्त के दिन एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 3 लोगों ने जमकर मारपीट की और उससे जबरन जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगवाने का दबाव डाला। युवकों ने सारी हदों को पार करते हुए बुजुर्ग की दाढ़ी तक खींच डाली। जन अधिकार पार्टी उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली पीड़ित के घर पहुंचे। पीड़ित को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो वहीं डेली 24 भारत के संवाददाता सुनील जायसवाल ने पीड़ित से इस बारे में पूरी जानकारी ली और उत्तराखंड के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली से भी बात की और पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि बुजुर्ग शख्स की जान वहां मौजूदा एक व्यक्ति ने ही बचाई। 4 बजे का और जाते हैं 5 साल। पहले कभी कोई दिक्कत नहीं थी हम, लेकिन उन्हीं के प्रधान का बनी था। उन्होंने ये सोच कर करा कि आज प्रधान का कोई है नहीं। उससे पहले एक भाई की शादी में हुई 2 बजे पर, ठीक है। उसके साथ मारपीट नहीं, उसको नारे लगवाए गए। अच्छा, उसके साथ मारपीट नहीं, एक लोकल ड्राइवर की वजह से मोहन बीठा, उसकी वजह से उसकी जान बच गई। और मैं 4 बजे जब गया तो मेरे साथ मैंने चाय बोल दी तो वो लोग वहाँ पहले ही मौजूद थे, 3 आदमी। जिसको हमारा देश एक वक्त ऐसा आएगा इसको संभाल नहीं पाएगा। ये धीरे धीरे ऐसा सैलाब बन के कभी फट सकता है कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। तो मैं मौजूदा जहाँ भी जिन राज्यों में जिन सरकारों में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, इन सरकारों पे वो इसमें तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। इस तरह की घटनाओं को तुरंत रोकना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में उत्तराखंड के एक युवक की हत्या कर दी गई, लूट करके। आज के न्यूज 18 की न्यूज में सुबह की खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी से बातचीत करके और उसमें और सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उसमें वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यहाँ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर यही मुख्यमंत्री धामी जी जब रिजवान के साथ एक घटना घटी, इसमें भी ये कहते हैं कि वो चाहे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति चाहे कहीं का भी व्यक्ति था जो उसके साथ हुआ है, उसमें भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 4 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और एक की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। एक ही परिवार के 4 लोग हुए हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार और एक की जान चली गई है। तो वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खिचड़ी खाने के बाद से अचानक से ही हालत बिगड़ गई और ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में उन्हें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही एक महिला ने दम तोड़ दिया और 2 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं जिला अस्पताल से एम्स के लिए उन्हें रेफर किया गया है। हालांकि तीनों मरीजों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जगतपुर थाना क्षेत्र के भवानी बक्सर का पूरा मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? क्या हुआ? वहाँ जो है खिचड़ी छोड़ी नहीं दूसरे के घर में, कोई कट डाली नहीं, वैसा खान तो ये लोग खत्म हो गया। 3 लोग की भी आवाज़ चल रहा है। कैसी स्थिति है इन लोगों की? स्थिति कैसी है इन लोगों की? ठीक है, अभी ठीक है, यो ठीक है, यो है। एक लड़का प्राइवेट में भर्ती करा है, निकाल नहीं वहीं के घर के लड़का। बता दीजिए जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, मैं जिला चिकित्सालय रायबरेली DMO को करते हैं नाम जी। अभी कुछ लोग जगतपुर से रिफर आए हैं, क्या है मामला, कितने लोग आए? इसमें 4 लोग रेफर आए थे, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और 1 लोग रेफर हो गए एम्स के लिए। 2 लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। ये इनकी खिचड़ी खाने के बाद इनकी हालत गंभीर हुई थी। फूड पॉइजनिंग का केस है, बाकी इलाज चल रहा है। पेशेंट खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है और एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के
एक बदमाश को गोली लगी है और जबकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर बदमाश का इलाज जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और घटना में उपयोग की गई चोरी की बाइक भी बरामद की है। पकड़ा गया आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर मोबाइल लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम देता है। शातिर बदमाश ने कुछ दिन पहले ही सेक्टर 62 में भी मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी से मुठभेड़ की और इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। तो वहीं बदमाश ने शातिर बदमाश को धर दबोचा है। हालांकि एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर ट्रक एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है और ट्रक एसोसिएशन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया गया है पुलिस पर। तो वहीं सीओ भोगनीपुर समेत स्थानीय पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। डीएम ऑफिस पहुंचकर एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा तो रास्ते में ट्रक रोककर जबरन वसूली करने का पुलिस पर आरोप लगाया गया है। कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने का चेतावनी दी गई है। इसके साथ ये पूरा मामला कानपुर देहात का बताया जा रहा है। मामला ये है कि आज हम अपने जनपद के मुखिया आदरणीय जिला अधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपने आए थे। जो पुलिस का उत्पीड़न ट्रक मालिकों के ऊपर हो रहा है मोरम और गिट्टी की गाड़ियों में और अवैध तरीके की पुलिस वसूली कर रही जनपद कानपुर देहात के अंदर, भोगनीपुर से चालू होता है सिकंदरा होते हुए रसूलाबाद, कहीं भी गाड़ी जाती है और थाने की पुलिस उगाही करती है। हमारे भोगनीपुर में सबसे ज्यादा उगाही चल रही है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में, वहाँ पे बहुत उगाही करी जा रही है। हम लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आरटीओ और खनिज चेक करें, हम लोग ओवर पाए जाते हैं तो जमा करेंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करते हैं, जिलाधिकारी कानपुर देहात के रूप में मैं कर रहा था, तो उस बीच में कुछ लोग आए हैं, श्री अवधेश तिवारी जी और कुछ अन्य लोग आए हैं, जिनका ये कहना था कि वो सब लोग मोटर मालिक हैं जिनके ट्रक व डंपर गौरव व गिट्टी चलते हैं और जनपद के किसी एक गेस्टेड अधिकारी पुलिस के गेस्टेड अधिकारी के नेतृत्व में जो है वहाँ पे ट्रकों को रोका जाता है और जबरन जो है उन्होंने आरोप लगाया कि एंटी के नाम पे दबाव बनाया जाता है तथा कार्यालय में बुलाकर वाहन स्वामी को अपमानित किया जाता है और चालान करके ट्रक को बंद करने की धमकी दी जाती है और मासिक शुल्क के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये शिकायत इन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र यहाँ जो है हमारे कार्यालय। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है और कार ट्रक में जा घुसी है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहा था कार सवार, तो वहीं दादरी पुलिस ने क्रेन और हाइड्रिड की मदद से कार को काटकर फंसे हुए लोगों को किसी तरह बाहर निकाला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घायलों को जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दादरी थाने से लेकर कई चौकियों और पुलिसकर्मियों ने रात के समय घायलों को ब्लड दिया और इसके साथ ही कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं और ट्रक पुलिस ने फिलहाल अपने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस चौकी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर गंगा के उफान से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पूरी तरह से खतरे के निशान के पास पहुंच गए हैं। वहीं किसानों की फसलें भी पूरी तरह से अब नष्ट होने का संकेत दे रही हैं। तो इसके साथ ही पुलिस चौकी में बाढ़ का 3 फीट पानी चौकी में घुस गया है। जानवरों को चारा न मिलने से किसान काफी परेशान है। बाढ़ का पानी आने से चांदपुर हस्तनापुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है और गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और 4 फीट तक ये पानी बताया जा रहा है। चांदपुर थाना क्षेत्र के हस्तनापुर मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गंगा के उफान से पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो वहीं पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया है। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर यूरिया की किल्लत के साथ ही आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम किया है। बलरामपुर में यूरिया की किल्लत से किसान काफी बेहाल है। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। तो किसान बीते 3 से 4 दिनों से लाइन में खड़े होकर यूरिया खाद पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन मायूस होकर खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। महिलाओं का कहना है कि हम लोग 4 दिन से टोकन लेकर लाइन में खड़े हैं, लेकिन अब तक यूरिया खाद नहीं मिला है।
मजबूरी में हर बार निराशा होकर हमें घर लौटना पड़ता है। नाम है? अच्छा, यहाँ सोसाइटी पे किस लिए आए हो? खादी के लिए। कितना दिन से आ रहे हो? 4 दिन से। अब यूरिया नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। क्या नाम है? हमारा तो राम नाम है। अच्छा, ये यहाँ क्यों आए हो? खाद खरीदते आए साहब। कितना दिन से आ रहे हो? 3 दिनों से दौड़ रहा। अच्छा, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो यहाँ बांटने वाला है वो बता रहा है कि हम टोकन देकर बांटते हैं, तो आपको टोकन नहीं दे रहा है? टोकन नहीं दे रहा, अभी मांग रहे हैं साहब। अच्छा, ये किसको टोकन दे रहा है? अब कुछ लोग का दिया ना, कुछ लोग का नहीं दिया साहब। अच्छा, अपने लोगों को दे रहा है? हाँ, हम लोगों को नहीं दिया है। नाम है? गीता। अच्छा, कहाँ आई हो? कहाँ आई हो? ये क्या है, सोसाइटी? हाँ। तो कितना दिन से आ रही हो? 3 दिन से लाइन लगा रही हो? हाँ। लेकिन आपको खाद नहीं मिला। कहता टोकन लाओ। हाँ। तो टोकन देता नहीं है, तो कहाँ से खाद मिल जाए। नाम है? यूपी के अमेठी में जिले में पिछले कई दिनों से कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में उड़ रहे संदिग्ध चमकीले कलर के यंत्र का मामला सामने आया है। रात होते ही आसमान के अंधेरों में ये चमकीले कलर का यंत्र दिखने लगता है और ड्रोन जैसा ये यंत्र दिखाई देता है। कई दिनों से ड्रोन जैसे यंत्र एक साथ देखे जाने पर ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों की माने तो अचानक कई दिनों से ड्रोन से इलाके में दहशत जैसा माहौल है। लोग दहशत में रात रात जाकर ड्रोन को देख रहे हैं, लेकिन ड्रोन जैसा यंत्र कहां से चलाया जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो वहीं पुलिस ड्रोन के मामले में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कर रही है, लेकिन ग्रामीण फिलहाल दहशत में है और अब पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों के बीच ड्रोन के दहशत को खत्म करने के लिए जागरूक कर रही है। इसके साथ ही मुसाफिर कोतवाली कस्बे में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ड्रोन देखे जाने के बाद से लोग काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं भीषण गर्मी से आम लोगों को राहत मिली है। मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है और गर्मी से आम लोगों को राहत मिली है। घरों से छत तक लोग बाहर निकलकर बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 47 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं आसमान में छाए हैं काले बादल और आम लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। नोएडा में पूरी तरह से झमाझम बारिश हो रही है और मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। मालती नदी के पास ग्रामीणों ने आने जाने के लिए खुद बना डाला है बांस बल्ली के सहारे वैकल्पिक पुल। बता दें कि परिस्थितियों से परेशान होकर ग्रामीणों और युवकों ने खुद ही पहल की और उन्होंने बांस बल्ली का उपयोग करके एक और स्थायी पुल का निर्माण किया है और इस पुल से अब लोग पैदल और साइकिल से आवागमन कर रहे हैं। मार्ग बाधित होने से पहले छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को प्रतिदिन 10 से 15 किलोमीटर के अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा था। ग्रामवासियों के अनुसार उन्होंने कई बार कार्यदायी संस्थाओं को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता अमित पाठक ने कहा कि ग्रामीणों को बांस बल्ली से पुल बनाने से रोका गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विभाग जल्द ही एक स्थायी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करवाएगा। हमारा नाम जियालाल कश्यप है, टिकरिया भौसिंहपुर गांव। जियालाल, क्या समस्या है? हमारी समस्या सब लोगों की, पूरे गांव की समस्या ये है कि ये जो पुल बन रहा था पानी के बरसात के कारण रुक गया, तो हम लोग पूरा गांव सहयोग से आने जाने के लिए रास्ता स्वयं हम लोग बना रहे हैं। आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ से जो लड़के बच्चे पढ़ने जाते हैं नदी के कारण वो जा नहीं रहे, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी घूम के उनको जाना पड़ता है, इसलिए वो भी परेशान हैं। क्या चाहते हैं? हम ये लोग चाहते हैं कि हमारा पुल जैसे ही बना हुआ है इसी तरह या बना रहे और या तो अच्छी तरह से अपना बना दे, और जब तक हमारा लोग पुल वो बनवाते नहीं है जाने के लिए तब तक ये पुल टूटना नहीं चाहिए। हमारा नाम है आपका? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, बड़ी समस्या हो रही है। वैकल्पिक मार्ग काफ़ी दिन से ये जो बना था वो बह गया, उसके बाद जो जिम्मेदार हैं इसकी सूझ नहीं ले रहे हैं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत का सामना है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो इस विभाग के अधिकारी हैं, जबरन आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और एक बहाना बनाते हैं पानी ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा है। समुद्र में पुल बन सकता है, बड़ी बड़ी नदियों में पुल बनता है, काम नहीं रुकता है, और इसमें 2 फुट के पानी में उनको बहाव ज़्यादा है। लूट खसोट मचाए हुए हैं। इस वैकल्पिक मार्ग में किसान की मिट्टी डाल करके इसको बनाए थे, जबकि इसमें कोई खर्च नहीं किए और लाखों रुपए का लूट किए।